जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन जोन। ये हमारा दूसरा लेक्चर है एसएससी सीजीएल प्रीवियस पेपर इंग्लिश सॉल्यूशन का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आपको जो ये नीचे सेंटेंस दिया गया है, द बॉयज एंड द टीचर वांट्स टू विन, ये अंडरलाइन सेंटेंस का सब्स्टिट्यूट चूज करना, यानी ये गलत है, इसके बदले में क्या सही है आपको चूज करना है। तो देखिए आपका जो आंसर होगा, लास्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, वांट टू विन, क्योंकि यहाँ पे बॉयज है एंड द टीचर है, तो ये प्लूरल होगा। तो प्लूरल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब में एस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब होता है ना। तो सब्जेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में प्लस एस या ई एस जुड़ता है वर्ब में, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो। लेकिन अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट द बॉयज एंड द टीचर प्लूरल हो गया और यहाँ पे केवल वर्ब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका दूसरा एंटोनिम बताना है। इसमें कंपेल्ड वर्ड का एक सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है कंपेल्ड, ही वाज कंपेल्ड बाय एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप। तो इसमें कंपेल्ड का एंटोनिम बताना। तो इससे पहले आपको जाना होगा कंपेल्ड का मीनिंग क्या होता है। कंपेल का मतलब है किसी को जबरदस्ती कोई काम करने के लिए राजी करना, परसुएट करना। परसुएट का मतलब है जबरदस्ती नहीं करना, उसको मनवाना अलग तरीके से, ठीक है। तो कंपेल का यहाँ पे एंटोनिम क्या होगा, देखिए डीमर। डीमर का मतलब है ऐतराज करना, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, आपत्ति, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आपत्ति जताना। दूसरा ऑब्सक्योर्ड। ऑब्सक्योर्ड का मतलब होता है अस्पष्ट। ऑब्सक्योर्ड मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर, ठीक है। कन्फेस का मतलब होता है अपनी गलती को मानना, एडमिट कर लेना, एडमिट करना, अपनी गलती को मान लेना, ठीक है। और डिसुएड का मतलब होता है हतोत्साहित करना। देखिए इसमें किसी काम को करने के लिए बाधित करना, मतलब नहीं काम आपको करना ही करना है, और इसमें काम को करने से रोकना, आपको डिसुएड करना, ठीक है। तो ये होगा राइट आंसर आपका डिसुएड। डिसुएड का एक और होता है परसुएड, PER। परसुएड का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए किसी को राजी करना, बहलाना, फुसलाना, बात मनवाना, ठीक है। परसुएड का एंटोनिम होता है डिसुएड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर किक द बकेट जो एडियम फ्रेज है, एडियम है, इसका आपको मीनिंग बताना है। तो किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। किक द बकेट का एडियम क्या होता है, टू डाई, मर जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आपको फाइंड करना है। एक सेंटेंस दिया गया है नीचे, इसमें इनकरेक्ट जो वर्ड है उसको फाइंड करना है। 4 ऑप्शन दिए गए, फ्लोरल, स्टैचू, ट्रिब्यूट्स और होस्टिंग। तो इनमें से कौन सा आपका गलत है। पे देखिए लास्ट जो ऑप्शन है ना, होस्टिंग आपका गलत है। जो होता है झंडा तोलन को HOISTING होता है होस्टिंग, बाकी सब सही है। फ्लोरल मतलब फूल से रिलेटेड, रिलेटेड टू फ्लावर। स्टैचू मूर्ति होता है, स्टैचू मतलब होता है मूर्ति। ट्रिब्यूट्स का मतलब होता है नदियों का जो सहायक नदियां जो होती हैं उसे बोलते हैं ट्रिब्यूट्स। सॉरी नहीं, ये ट्राइब्यूनल नहीं, सॉरी, ट्रिब्यूट्स का मतलब यहाँ पे किसी को श्रद्धांजलि देना होता है। ट्रिब्यूट्स का मतलब होता है श्रद्धांजलि, ये वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। इसमें हमें एंटोनिम बताना है एडेज शब्द का। एडेज का एंटोनिम बताना है आपको। देखिए पहले एडेज का मतलब होता है, एडेज का मतलब होता है पुरानी कहावत जिसमें सच्चाई हो, ठीक है। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात क्या है, सच है, ये कहावत है, उसको हम बोलते हैं एडेज। इसका एंटोनिम क्या हो सकता है। एंटोनिम देखिए पहला मिसकंस्ट्रक्शन, दूसरा रिव्यू, तीसरा डेयर, चौथा एडिक्शन। रिव्यू का मतलब होता है किसी को डांटना होता है, डेयर मतलब दुस्साहस करना, एडिक्शन का मतलब होता है लत, खराब लत, सिगरेट पीने की, दारू पीने की जो लत होती है इसे एडिक्शन बोलते हैं। डेयर मतलब दुस्साहस करना, रिव्यू का मतलब होता है डांटना,
और मिसकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है गलत फहमी, उसका उल्टा गलत फहमी। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसको फिलअप करना है आपको। देखिए, सी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई डैश टू बी ए लिटिल मोर केयरफुल। वो मुझे हमेशा याद दिलाती है कि मुझे थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, कि होना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सा होगा। देखिए, आई के साथ पहली बात हैज होगा नहीं, चाहे वो टेंस कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो जाए पास्ट हो, तो ये पहले गलत हो जाएगा आपका। देखिए, अब आई के साथ हैड भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक जो पहला सेंटेंस का क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है और ये पास्ट में नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं हैव और मस्ट की, तो यहाँ पे मस्ट नहीं हो सकती क्योंकि मस्ट के बाद टू नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हैव। तो आई हैव टू बी और लिटिल मोर केयरफुल, हमें और थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, या होना है, रहना है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, आपको एंटोनिम बताना है वर्ड कैलस। कैलस का मतलब होता है इनडिफरेंट, यानी किसी के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ने वाले को बोलते हैं कैलस। मिस्टर खन्ना इज क्वाइट कैलस टुवर्ड द विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक। तो कैलस का एंटोनिम हो जाएगा, देखिए, रेशनलिस्टिक मतलब तार्किकवादी, वो आदमी जो रीजन में रीजनली किसी चीज को सोचता है, तो ये नहीं हो सकता है, गलत है। अनसिम्पैथेटिक, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिंपैथेटिक मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण, और ये अनसिम्पैथेटिक मतलब बिना सहानुभूति के। तीसरा ऑप्शन है सिंपैथेटिक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सहानुभूति रखने वाला। कैलस मतलब बिना किसी सहानुभूति वाला। चौथा नॉन डिप्लोमेटिक, ये इसका मतलब हो जाता है आपका कूटनीतिक नहीं करने वाला। डिप्लोमेटिक का मतलब है वो व्यक्ति जो कूटनीति करता हो, और नॉन डिप्लोमेटिक जो कूटनीति नहीं करता हो। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर करके अपना ये जो वर्ड है इनका मीनिंग लिखते जाएंगे, फिर इसको रिवाइज करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है पैराग्राफ 4 पैरा जम्बल्ड दिए गए हैं PQRS, पर उनसे पहले S1 और S1 दिया गया है, पहला सीक्वेंस है, और S6 लास्ट का सीक्वेंस है, और बीच में जो 4 सीक्वेंस है PQRS, इनको जम्बल्ड कर दिया गया है। तो आपको इनको क्या करना है कि सीक्वेंस में लाना है। तो पहले हम पढ़ेंगे S1 क्या है। देखिए, S1 आपका ये है। बनाने के लिए आपको चाहे तो चारों सेंटेंस अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद सीक्वेंस में बैठा लीजिए। Newspapers, especially of the popular variety, aim to do two things: to inform and to entertain. न्यूज़पेपर का जो खास करके पॉपुलरिटी है वो दो काम को लेकर है, उनका दो मेन टारगेट है, एम है। टू इन्फॉर्म, लोगों को इन्फॉर्म करना यानी सूचना देना, एंड दूसरा है इंटरटेन, लोगों को इंटरटेन करना। चलिए, इस नंबर पहला 1 है और पढ़ते हैं, उसके बाद पहला सेंटेंस पी पढ़ते हैं। इंटरटेनमेंट में बी principally found in the center page of the newspaper in some of the features, articles and in some local news stories। पर इंटरटेनमेंट जो है मुख्य तौर पर आपको सेंटर पेज में पाया जा सकता है। न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स के फीचर्स हैं, एंड इन सम लोकल न्यूज स्टोरीज, और कुछ लोकल न्यूज स्टोरी में मिलता है। क्यू पढ़ते हैं, क्यू क्या है अगला सेंटेंस। द प्रिंसिपल एम ऑफ द शॉर्ट न्यूज रिपोर्ट ऑन द फ्रंट पेज इज टू इन्फॉर्म, यानी जो मेन पेज पर जो छोटे छोटे न्यूज होते हैं उनका मुख्य काम है लोगों को इन्फॉर्म करना। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं। मोस्ट न्यूज पेपर्स आर पब्लिश्ड डेली एंड द न्यूज रिपोर्टर्स मस्ट मेक श्योर दैट दे हैव टू पुट अप द मिनट न्यूज। ज़्यादातर न्यूज पेपर डेली प्रिंट होते हैं, एंड न्यूज रिपोर्टर्स मस्ट मेक श्योर, न्यूज रिपोर्टर का एक काम है कि उनको मिनट्स टू मिनट्स न्यूज रखना है, हर टाइम टू टाइम न्यूज को देना होता है। ठीक है, और अब इस कह रहा है कि इन देयर न्यूज रिपोर्ट्स दे विल एम टू क्रिएट ए सेंस ऑफ इमीडिएसी टू कन्वे द इम्प्रेशन दैट दे हैव रश्ड द न्यूज टू द रीडर एंड दैट द इंफॉर्मेशन कंटेंट इज वेरी लेटेस्ट। अब देखिए यहाँ पे इन देयर न्यूज़पेपर, अब यहाँ पे रिपोर्टर्स
के लिए कहा गया है, इन देयर, ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है रिपोर्टर के लिए। तो आप किस देख सकते हैं किस पिछले सेंटेंस में रिपोर्टर्स की बात हुई है। देखिए यहाँ पे पिछले सेंटेंस आर एस में ही आपका रिपोर्टर्स आया है और उनके लिए यहाँ पे देयर आया है, इन देयर न्यूज रिपोर्ट्स दे विल एम टू क्रिएट ए सेंस ऑफ इमीडिएसी। उनके न्यूज रिपोर्ट में एक ऐसा वो क्रिएट करते हैं कि आपको पता चले कि काफ़ी मतलब इमीडिएसी है, मतलब कि ये तत्काल ही न्यूज को किया गया टू कन्वे द इम्प्रेशन दैट, ये इम्प्रेशन कन्वे करना चाहते हैं कि वो लोग न्यूज़पेपर आपके पास काफ़ी जो लाए हैं वो बिल्कुल ही लेटेस्ट है। तो आर के बाद आपका बिल्कुल एस आएगा, यहाँ पे लिंक क्या है, रिपोर्टर्स के लिए देयर आया है, ठीक है। तो आप इन दो सेंटेंस के पढ़ने के बाद भी यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं, आपने पढ़ लिया चारों। हालांकि अब S6 देखते हैं। रिपोर्टर्स ऑल्सो विश टू क्रिएट ए सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी दैट देयर न्यूज इज एक्यूरेट एंड जेन्युइन। उनको रिपोर्टर्स से ये भी उम्मीद किया था कि जो भी न्यूज है वो एक वास्तविकता का सेंस क्रिएट करे और जो भी न्यूज है वो एक्यूरेट है, जेन्युइन है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आइए, ये जो लिंक मैंने बताया है आर और एस, किसमें किस ऑप्शन में आर के बाद जस्ट एस है। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन में नहीं है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में नहीं है, चौथा में आर के बाद एस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर एक दो और में मैच करता तो आप आगे देखते, पर दो मैच करने के बाद आपको पता चला कि राइट आंसर आपका ये है, तो आप इस पर टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, देखिए इसके बाद आपका S6 का लॉजिक बनता है रिपोर्टर्स पहला, दूसरा इन रिपोर्टर्स एस में जो काम करते हैं आर में काम करते हैं, एस में करते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्टर्स ही एस में भी S6 में रिपोर्टर्स के बारे में बताया गया। तो इससे पता चलता है कि एस के बाद ही S6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 9 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है आपका रेडी शब्द का। रेडी का मतलब होता है तैयार होना, ठीक है, तैयार करना, तैयार होना। शी वाज प्रिपेयरिंग डिनर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर यूजिंग वेल इक्विप्ड टूल्स व्हाइल लिसनिंग टू द रेडियो। अब जो रेडी है, इस रेडी शब्द का सिनोनिम आपको नीचे दिए गए सेंटेंस में से बताना कि कौन सा वर्ड है जो रेडी का सिनोनिम है। तो यहाँ पे देखिए पहला वर्ड है प्रिपेयरिंग का मतलब तैयार करना होता है, ये हो सकता है, ये होगा ही। अब लिसनिंग मतलब सुनना, ऑर्गेनाइज्ड सी ऑप्शन सी मतलब व्यवस्थित, इक्विप्ड मतलब सुसज्जित। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिपेयरिंग, तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैसिव वॉइस में वॉइस है। आइडेंटिफाई हाउ विल आस्क एवरीवन इफ द चिल्ड्रन वे आर नॉट रीडिंग द बुक्स इन पैसिव वॉइस। तो आप ये बताओ, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से अगर आप बच्चों को पूछना है कि क्या वे पढ़ रहे थे कि नहीं, तो आप किस पैसिव वॉइस का यूज करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इफ द चिल्ड्रेन वे आर नॉट रीडिंग द बुक, इसका पैसिव है कौन से सेंटेंस में है। देखिए तो वेयर नॉट, देखिए तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस होता है वर या वाज, वर या वाज के साथ वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, वर्ब प्लस आईएनजी। तो हम उसका कैसे बनाते हैं, वर या वाज का तो यूज करते हैं, वाज या वर का यूज करते हैं, उसके साथ साथ आईएनजी, बी के साथ आईएनजी बीइंग लगाते हैं, प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करते हैं। तो आप इसमें देखिए कि वर के साथ बीइंग और वर्ब का तीसरा फॉर्म किस सेंटेंस में यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस की बात करते हैं, वर द बुक्स बीइंग रेड बाई। तो अब यहाँ पे लेकिन नॉट छूट गया, यहाँ पे नेगेटिव है सेंटेंस, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें नॉट है नहीं। वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाई द चिल्ड्रन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी में देखेंगे तो देखिए बुक्स बीइंग के बाद वर द बुक्स नहीं है, यहाँ पे बुक कर दिया गया है, तो ये गलत है। चौथा है वर द चिल्ड्रन रीडिंग द बुक, ये तो एक्टिव ही रह गया, तो ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको सिनोनिम बताना है होस्टाइल वर्ड का। होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी। अब चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना, मनोहर। हॉस्पिटलिटी मतलब होता है मेहमान नवाजी, हॉस्पिटेबल होता है मेहमान नवाज, हैप्पी टू सर्व पीपल।
या गेस्ट को पसंद करते हैं जो लोग, उनको बोलते हैं हॉस्पिटेबल। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो आप उनको खुशी खुशी सेवा सत्कार करते हो तो उनको हॉस्पिटेबल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है इम्पैथेटिक। इम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक दो वर्ड होते हैं, देखिए इम्पैथेटिक, एक होता है SYM पैथेटिक। देखिए एम्पैथेटिक वो पर्सन होता है जो आपके साथ सहानुभूति रखता है, क्योंकि वो आपके दुख दर्द को फील कर सकता है, क्योंकि जिस आप दुख दर्द से गुजर रहे होते हैं वो उसके साथ गुजरा है, वो उस फीलिंग को समझता है। और सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति तो वो भी रखता है, पर वो आपके दुख दर्द से नहीं गुजरा है, फीलिंग नहीं है, मतलब वो आपके सेम पेन को नहीं फील कर सकता है, पर आपके साथ सहानुभूति रखता है, तो उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है आपका अनफ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब होता है दोस्ती और अनफ्रेंडली मतलब दुश्मनी। तो होस्टाइल का आपका सिनोनिम हो जाएगा अनफ्रेंडली। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका 12 नंबर। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट है, जो अंडरलाइन किया गया पर्सनल व्यू, इसका सब्स्टिट्यूट कौन सा होगा आपको ये बताना है। देखिए द फैक्ट दैट गॉड क्रिएट मैन इन हिज पर्सनल व्यू बाय गिविंग हिम एन इंटेलेक्चुअल स्पिरिट एलिवेट्स हिम अबव द बीस्ट ऑफ द फील्ड। देखिए इसका हिंदी पहले बता देता हूँ क्या होगा इसका, कि सच्ची कि तथ्य भगवान ने मनुष्य को अपने पर्सनल व्यू से बनाया है, उसे एक इंटेलेक्चुअल स्पिरिट दिया है जो उसको जानवर से अलग करता है। मतलब मनुष्य जो है वो जानवर की तरह नहीं सोचता है, जानवर से अलग सोचता है, एलिवेट्स जानवर की प्रवृत्ति से उसको ऊपर उठाता है, गॉडलीनेस की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल व्यू नहीं होगा, ओन इमेज होगा। ओन इमेज क्यों होगा? क्योंकि एक फ्रेज है, इन हिज ओन इमेज, यानी अपने जैसा। इन हिज ओन इमेज मतलब क्रिएट मैन लाइक हिम, ये मतलब एक फ्रेज है। ठीक है, तो ओन इमेज यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। पैराजम्बल दिया हुआ है, ठीक है, और पैराजम्बल का नीचे ऑप्शन, सॉरी दोस्तों यहाँ पे एक चौथा जो ऑप्शन है वो छूट गया है, पर कोई नहीं, मैं आपका सीक्वेंस बता देता हूँ, आगे से ध्यान रखूंगा। तीन ही ऑप्शन है इसमें। चलिए पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द समर आई नोटिस दैट, पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस है, ड्यूरिंग द समर आई नोटिस दैट द लीव्स ऑफ द ट्री वर बिगिनिंग टू विदर। दूसरा है, आई एम especially proud of it, not only because it has survived several winter but because it occasionally produces luscious peaches. The tree had grown against a warm wall on a sheltered side of the house. तीसरा, चौथा, last summer I spent many days in the garden watching thousands of ants crawling up the trunk of my prized peach tree. अब यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या हो सकता है। पहला ए नहीं हो सकता है क्योंकि द ट्री की बात करें, आई नोटिस दैट द लीव्स ऑफ द ट्री वेयर बिगनिंग। अब द ट्री पहले ही डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते जब तक पहले से वो चर्चा ना हुआ हो जिस नाउन का। तो यहाँ पे द ट्री आया, इसलिए पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा पढ़ता है, आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ, आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट। ये इट से भी नहीं स्टार्ट हो सकता है, इट पहले ही आ गया, ये भी नहीं हो सकता है बी। ठीक है, द ट्री हैड, यहाँ पे भी द ट्री है, यानी आपका लास्ट डी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहला सीक्वेंस में आपका हो जाएगा डी। द लास्ट समर आई स्पेंट मेनी डेज इन द गार्डन वाचिंग थाउजेंड्स ऑफ एंड क्रॉलिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ माई प्राइज पीच ट्री। यहाँ पे प्राइज पीच ट्री बताता है कि अब ट्री का यहाँ पे शुरुआत हो चुका है, प्रेजेंटेशन हो गया सब्जेक्ट का। अब इसके बाद इसको दोबारा मेंशन कर सकते हैं द ट्री करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वहाँ पे लिखा है इसके लिए, ट्री, द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट ए वॉल। पहले बताया कि लास्ट समर मैंने देखा कि बहुत सारे चींटियाँ मेरे ट्री पे चढ़ रही हैं। अब ये बता रहा है कि ट्री कहाँ उगा हुआ है, द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट ए वार्म वॉल ऑन ए शेल्टर साइड ऑफ हाउस। हाउस के एक शेल्टर साइड जहाँ पे एक छायादार शेड डाला हुआ, वहाँ पे पेड़ उगा हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पे डी के बाद सी हो जाएगा। अब उसके बाद और कह रहा है कि आई एम especially proud of it not only because it has survived several winters but because it occasionally produces luscious peach। मैं इसलिए इस पे गर्व महसूस करता हूँ, इसलिए नहीं कि ये काफ़ी सालों तक जिए, बल्कि ये कभी कभी जो है लसियस मतलब स्वादिष्ट पीच पीच भी प्रोड्यूस करता रहा है। ठीक है, अभी देखना है कि बी आएगा कि ए आएगा। तो अब देखेंगे कि ड्यूरिंग द समर आई नोटिस द ट्रिप्स ऑफ द बिगिनिंग टू विंटर, नहीं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उसके बाद ये होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डी सी बी ए। ठीक है, आपका मोस्टली पैराजमल में क्या करना होता है, चारों सेंटेंस को पढ़ना होता है, फिर उसको सीक्वेंस में बैठाना होता है। इसमें कुछ कुछ ट्रिक भी काम करता है, जैसे एक कौन से सेंटेंस के बाद कौन सा आएगा और कौन प्रोनाउन वाली चीज़ें ध्यान में रखनी है, और एक चीज़ कोई भी सब्जेक्ट का शुरुआत कहाँ, कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वहीं से होएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है आपको, इसको सॉरी यहाँ पे पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, आपको एक्टिव में बताना है। वाज द बैग पैक्ड बाय मैरी, क्या बैग मैरी के द्वारा पैक किया गया है। देखिए, तो वाज वर्ब किसका पैसिव बनाते हैं, तो आपका आता है पास्ट इंडिफिनिट का। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है। देखिए, वाज मैरी पैक द बैग, ये तो नहीं है पास्ट इंडिफिनिट में। यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन डी है, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, डू इज होएगा नहीं। डिड मैरी पैक द बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनिम बताना है ऑप्टिमिस्टिक वर्ड का, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट, तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी और पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। ये एडजेक्टिव है, ऑप्टिमिस्टिक यानी निराशा आशावादी लोग। तो यहाँ पे अब बताना है, आप ये जो नीचे सेंटेंस दिया गया इनमें से चारों वर्ड्स का जो भी है इनको देख करके आपको एंटोनिम बताना है। आफ्टर द इंसिडेंट राधा प्रिपेयर्ड हरसेल्फ टू स्टे पॉजिटिव इवन इन ग्लूमी डेज। चार वर्ड इसमें से उठाए गए हैं, स्टे, इंसिडेंट, पॉजिटिव, ग्लूमी। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, ग्लूमी का मतलब है निराशा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब पहला ऑप्शन देख लेते हैं, स्टे का मतलब रुकना होता है, इंसिडेंट मतलब दुर्घटना होता है, इंसिडेंट मतलब घटना होता है, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है, इसका ये अब पॉजिटिव हो जाएगा, आपका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एरर बताना है। चार सेगमेंट में सेंटेंस को बांटा गया है, सेंटेंस आपका ये है और इसमें एरर किस पार्ट में है ये देखना है। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। ये सब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही पता चल जा रहा है, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ होगा, क्या होगा, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। तो पहले ये जो पार्ट है इसी में एरर है, आफ्टर नोइंग ट्रूथ नहीं, द ट्रूथ होगा। यहाँ पे क्या होगा, द ट्रूथ, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। ट्रूथ के पहले द लाया क्योंकि ट्रूथ को डेफिनेट करना है यहाँ पे, क्योंकि डिसीजन जो लिया गया है जूरी के द्वारा ऑलरेडी उस पॉइंट पे चर्चा होता रहा, यानी वो पॉइंट नोन है, इसके लिए द आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नीचे जो सेंटेंस दिया गया है इसमें ये जो सेंटेंस है आपका, देखिए इस सेंटेंस में चार वर्ड को अंडरलाइन किया गया। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए, a lot of spontaneity is required from the speaker in an extempore speech. The speaker is expected to brainstorm ideas and give a speech instantaneously. जो भी कोई वक्ता होता है उससे बहुत सारी स्पॉन्टेनिटी की रिक्वायरमेंट होती है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, टू बी स्पॉन्टेनियस मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः अपनी चीज़ों को बोलना कहना। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है मॉडर्न स्पीच, बिना तैयारी का भाषण, एक्सटेम्पोर। तो यहाँ पे देखिए इंस्टेंटेनियसली सही है,
इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट एक्शन लेना, इंस्टेंटेनियसली मतलब तत्काल में। एक्सटेम्पोर का मतलब हो जाएगा बिना तैयारी का भाषण, लिख लीजिए। ब्रेन स्टॉर्म का मतलब होता है मंथन, बहुत सारा सोच विचार करके डिस्कशन करके कोई भी चीज को बाहर लाना, रखना, अपनी बात को कहना, कोई डिसीजन पे पहुंचना, आइडिया निकालना। स्पॉन्टेनिटी यहाँ पे गलत है, SPONTANEITY होता है। स्पॉन्टेनिटी मतलब टू बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस होने की जो ये नाउन फॉर्म है, स्पॉन्टेनियस होने की चीज को स्पॉन्टेनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। A person who believes that laws and governments are not necessary, वो व्यक्ति ये इसमें विश्वास रखता है कि जो कानून है और सरकार है इसकी कोई जरूरत नहीं है, यानी अराजकता में जो विश्वास रखता है उसको बोलते हैं अनार्किस्ट। अनार्की का मतलब होता है अराजकता, AN, अनार्की। किसी भी चीज में IST लग जाता है तो बन जाता है कोई पुरुष, उस चीज को विश्वास को मानने वाला, ठीक है, अनार्किस्ट। बाकी है एंटागोनिस्ट। एंटी मतलब क्या आता है, अपोजिट। एंटागोनिस्ट मतलब दुश्मन। एंटी क्राइस्ट मतलब वो व्यक्ति जो चर्च से या क्राइस्ट से नफरत करता है। एंटी क्राइस्ट मतलब क्या होता है, चर्च, ईसा मसीह, ठीक है। चौथा ऑप्शन है आपका एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है अपोजिट, दुश्मन, ठीक है। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम मिस द बोट। मिस द बोट का आपका एडियम का मीनिंग बताना है। देखिए, मिस द बोट का मतलब बोट आपने खो दिया, यानी आपने क्या किया, कोई चीज खो दिया। मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, ये इसका उपयोग अपॉर्चुनिटी के सेंस में होता है, आपने अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। याद कैसे करेंगे, बोट, नाव था, आपको कहीं जाना था और आपने नाव मिस कर दिया, तो आप कैसे, आप तो नहीं जा पाएंगे, यानी अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी। 20वां सेंटेंस क्वेश्चन है सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। तो आपको इसमें पैरा जम्बल बनाना है, अरेंज करना है। तो चलिए सारे सेंटेंस को पढ़ते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है द आउटकम इज मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल इफ देयर इज ए सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड देन इफ देयर इज नॉट। करे दो आउटकम, जो परिणाम है, ये मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल, बहुत ज्यादा फेवरेबल है यदि कोई सब्सटेंशियल इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सहायता अगर मिलता है, जबकि न मिलने के बजाय अगर आपको कोई अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलता है तो ये काफी आपके लिए फेवरेबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, बाकी अब देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है मेनी ऑफ द अंडर developed countries will promote the growth of their economic in one way or the other, no matter whether they receive substantial outside aid in the process or not। बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी वो कंट्री जो भी विकासरत है, विकासशील है, विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमीज, वो अपने इकोनॉमीज के ग्रोथ को प्रमोट करेंगी, बढ़ावा देंगी, एक तरीके से या दूसरे तरीके से। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर दे रिसीव सब्सटेंशियल आउटसाइड एड, कि वो दूसरे देशों से आउटसाइड, बाहर से उन्हें कोई सहायता मिलता है या नहीं मिलता है इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। अब ऑप्शन सी पढ़ते हैं, बाई सब्सटेंशियल एड। तीसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, बाई सब्सटेंशियल एड आई मीन नॉट ओनली लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस बट ऑल्सो ऑफ कैपिटल। सब्सटेंशियल एड का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ टेक्निकल सपोर्ट मिले, बल्कि हमें पैसे भी मिले। अब चौथा सेंटेंस है द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट हाउएवर is likely to be strongly influenced by the types of and amounts of aid available। उस डेवलपमेंट का जो कैरेक्टर है, भले ही वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड हो टाइप्स ऑफ अमाउंट एंड एड अवेलेबल।
जो कैरेक्टर है उस डेवलपमेंट का, हाउएवर हालांकि वो प्रतीत होता है कि वो काफ़ी उससे प्रभावित होने वाला है, उस पैसे से, चाहे जितना अमाउंट मिले, जिस मात्रा में हमें सहायता अवेलेबल हो। चलिए अब देखते हैं कि हमारा पहला सेंटेंस कौन सा होगा। देखिए बी सेंटेंस जो है एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। मेनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत सारे अविकसित जो देश है वो अपने ग्रोथ को प्रमोट करेंगी एक तरीके से या दूसरे तरीके से। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कहाँ से वो सब्सटेंशियल मतलब हो जाएगा एक वास्तविक, जहाँ इनको बाहर से जहाँ से एड मिले, सहायता मिले इन विकास के इस प्रोसेस में, या चाहे ना भी मिले, ठीक है, वो अपना विकास जो है किसी एक तरीके से दूसरे तरीके से करेंगी ही करेंगी। तो ऑप्शन बी आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। और बाकी का देखिए आपका सेंटेंस नंबर बी जो है वो पहला सेंटेंस हो जाएगा। अब उसके बाद आप ऑप्शन में आएंगे तो देखेंगे कि बी के बाद एक ही सेंटेंस जो है, एक ही ऑप्शन है आपका जो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, बी डी ए सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपका क्लोज टेस्ट है 21 से 25 तक। चलिए हम पहले पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट को एक बार। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ डैश सिस्टम। देखिए पहला आपका जो सेंटेंस है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको फिल करने से पहले आप एक बार इसको पॉज करके वीडियो पढ़ लें, उसके बाद फिर मेरे साथ फिलअप करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ डैश सोलर सिस्टम। देखिए सोलर सिस्टम के साथ क्या आएगा, द आएगा, क्योंकि एक ही सोलर सिस्टम है और डिफरेंट चीज के पहले द आता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 22 नंबर आगे देखिए पढ़िए। इट इज अ नियरली परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा। सूर्य जो है एक हॉट प्लाज्मा का परफेक्ट बॉल है। द सन हैज इंस्पायर्ड अस सिंस एंशियंट टाइम। सूरज ने हमें एंशियंट टाइम से ही इंस्पायर किया है। इट इज सेंट्रल टू माइथोलॉजी एंड रिलीजन इन डैश अराउंड द वर्ल्ड। कोई भी माइथोलॉजी है या धर्म है उसके सेंटर में हमेशा रहा है। तो उसके किस चीज के सेंटर में हमेशा रहा है? ऑप्शन 22 में ऑप्शन कल्चर, प्रोसेसेस, सेंस और टाइप्स। पहली बात तो कि अराउंड द वर्ल्ड इट इज सेंट्रल। देखिए जो सेंटेंस है, इट इज सेंट्रल टू माइथोलॉजी एंड रिलीजन। ये माइथोलॉजी और रिलीजन के केंद्र में रहा है इन डैश अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व के किस चीज के रिलीजन में या माइथोलॉजी में ये सेंटर में रहा है? तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रोसेस, पूरे विश्व के चारों तरफ किसी प्रोसेस में रहा है? नहीं। सेंस अराउंड, सेंसेज अराउंड द वर्ल्ड, ये भी नहीं है। टाइप्स भी नहीं होगा। कल्चर्स यहाँ पे हो जाएगा। कैसे? देखिए जब इसको पढ़ेंगे समझ में आएगा। इट्स सेंट्रल टू माइथोलॉजी एंड रिलीजन इन कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड। विश्व में जितने भी कल्चर हैं, संस्कृति है, उनमें जो माइथोलॉजी है, जो उनकी कथा कहानियां हैं, चाहे जो धर्म है, जैसे मान के चलिए हिंदू धर्म में ही है तो सूरज को क्या सेंटर में रखा जाता है ना। तो ये आपका सेंस बनता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट 23 नंबर पढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में 23 नंबर जो तीसरा फिलअप है उसमें क्या करना है? इट कीप्स आवर प्लैनेट वार्म इनफ फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो। इट कीप्स आवर प्लैनेट वार्म इनफ फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो। ये हमारे ग्रह को इनफ, उतना पर्याप्त गर्म रखता है ताकि जो लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तुएं ग्रो कर सके। इट गिव्स अस लाइट सो वी कैन सी। ये हमें रोशनी देता है ताकि हम देख सकें। कितना मतलब क्लोज टेस्ट, सिंपल क्लोज टेस्ट है। इट इज बाई फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैश ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। और देखा जाए तो और इससे आगे बढ़ते हैं तो ये हमें अंततः क्या देता है?
सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा 23 का क्वेश्चन का, तो गेस्चर है, सोर्स है, कंट्रोल है, और आपका एक है चौथा सिंबल है। तो ये क्या है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का गेस्चर, सिंबल, कंट्रोल थोड़ी है, क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, सिंपल है। इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज वाइड एज द अर्थ, एडजेक्टिव है ना। तो एज, गुड एज, एज ब्यूटीफुल एज, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तेईस नंबर में आपका हो जाएगा एज, इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज वाइड एज अर्थ। ये पृथ्वी से 100 गुना चौड़ा है, बड़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ देयर वेर नो सन, अगर सूरज ना होता, मेनी थिंग्स वुड नॉट अकर like photosynthesis or the presence of oxygen which would have caused no dash of life। यहाँ पे क्या होगा आपका, एग्जिस्टेंस, नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जीवन की कोई विद्वती, जीवन विद्वान ही नहीं होता है। इफ देयर वेयर नो सन, अगर सूरज नहीं होता तो बहुत सारी चीजें नहीं होती, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो जीवन की उत्पत्ति ही नहीं होगी। विच वुड हैव कॉज्ड नो लाइफ, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, स्किल इन इनहेंसमेंट नहीं, यहाँ पे एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट जरूर कीजिएगा।